चलो विल कंटिन्यू विद द चैप्टर ऑफ इंट्रोडक्शन टू इंड एस। अपन क्या करेंगे अभी, यू रिमेंबर मैंने बोला था शायद आपको, क्या चालू करने वाले अपन? नंबरिंग बात किया अपन ने। रोड मैप। रोड मैप क्या होता है, क्या बोला था मैंने, कुछ तो छोटा रेफरेंस दिया था मैंने। व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस इन रोड मैप? किसको कब एप्लीकेबल, किसको कब, अरे हाँ चल रहा, मेरे को इतने टाइम से लगा माइक ऑक्स बंद था। किसको कब एप्लीकेबल है, मतलब बेसिकली व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल हैव टू अप्लाई इन डेज फ्रॉम व्हाट टाइम पीरियड, ठीक है। ये वाला जो रोड मैप है इसका डेट्स जब आप देखोगे तो इंडेस नया है ऐसा अपन बोल रहे हैं, अभी भी नया ही है फॉर द इंडस्ट्री, बट एकदम भी कहना इसे पिछले साल नहीं आया है। इट हैज बीन अ फ्यू इयर्स दैट इंडेस हैज बीन इन आवर कंट्री नाउ। तो डेट्स देख के आपको एक फीलिंग आ सकता है कि यार अब ये हमारे लिए रोड मैप क्यों रेलेवेंट है, बट आप ध्यान से ही सुनो, बिकॉज करने के बाद मैं आपको थोड़ा एक कंक्लूजन में बताऊंगा कि अपने लिए रेलेवेंट है अभी भी। चलो विल स्टार्ट विथ रोड मैप फॉर इम्प्लीमेंटेशन। दिस इज अ टॉपिक यू गिव अ बॉक्स ऑन, जैसे आपने इंट्रो को दिया था, पूरा नया टॉपिक है। रोड मैप फॉर इम्प्लीमेंटेशन। I'll actually start on the next page. इसके अंदर सबसे पहले you have to write, इधर करते हैं, फर्स्ट इज फॉर कंपनीज, मतलब इंडिया शायद कंपनीज के अलावा भी थोड़े एंटिटीज को लगता है, बिकॉज मैं फॉर कंपनी स्पेसिफाई करके आपको एक टाइप ऑफ रोड मैप बताना चालू कर रहा हूँ। फॉर कंपनीज विच आर अदर देन बैंक, एनबीएफसी एंड इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स कौन बच गया? हाँ, आपका नॉर्मल प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज बच गए, बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी वो लोग नहीं, सादा आपका रिलायंस टाटा वाले कंपनीज। बेसिकली एक्चुअली आप जब आपको जब कंपनी वर्ड सुनने में आते हैं तो जो आप इमेजिन करते हो वो नॉर्मल कंपनीज का बात किया जा रहा है यहाँ पे। ओके, कंपनी को इंडेस कब लगाना पड़ता है? सो व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्मार्टली डिड वाज, उनको समझा कि इंडेस जो है बाय द वे एएस से काफी अलग है, ठीक है। सो आपका अकाउंटिंग जो आप सीखोगे इट विल बी फर्स्ट डिफरेंट, सेकंड मच मोर डीपली रूटेड इन कॉन्सेप्ट बिकॉज ये एक प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड से आ रहा है, तीसरा मोर डिफिकल्ट देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो आप तो स्टूडेंट्स हो, आपको सिलेबस पे पढ़ना है, टू बी ऑनेस्ट मस्त अपना एक कंफर्टेबल सेटिंग पे। जब इंडस्ट्री को इंडेस पहली बार अप्लाई करना था देयर वाज अ गुड चांस कि पैनिक क्रिएट होएगा, ठीक है। आपको थोड़ा वो याद है, मैं चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखा था कि वो जुलाई 14 में आके भाई साहब ने बोला कि मैं इस साल इंडेस ले आएगा, और वो लिटरली फेब 2015 में इंडेस लॉन्च कर दिया। अगर उसने फेब 2015 में मिस्टर अरुण जेटली ने अगर उन्होंने इंडेस लॉन्च किया है और अगर उन्होंने बोल दिया होता कि इस अप्रैल से चालू करो, किसी के पास 1.5 महीने में पूरा इंडेस पढ़ के समझने का टाइम वाज वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। तो हम लोगों ने क्या किया एज अ कंट्री, वी रोल्ड आउट इंडेस टू द इंडस्ट्री इन अ फेज्ड मैनर। हमने हल्का हल्का झटका दिया इन ऐसा लेमन टर्म्स, एंड उसमें भी एक तो रोल आउट बहुत आराम से किया, टाइम दिया लोगों को, सेकेंडली जो ज्यादा केपेबल है इसको समझ के फॉलो करने का उनको हमने पहले अप्लाई करने बोला। ज्यादा केपेबल कौन होगा? लिस्टेड कंपनीज, ऐसा गरीब भाषा में बोलेगा तो द बिगर कंपनीज, मोर इक्विप्ड, मस्त इंटेलिजेंट टीम ऑफ सीएज या पीपल रहेगा उनके पास, सो दैट आप सोचो एक्चुअली वेरी स्मार्टली डन बाय द गवर्नमेंट। पहले रोल आउट एक आराम से किया, इमीडिएटली सबको करने नहीं बोला, उसमें भी पहले बड़े कंपनीज को करने बोला, सो दैट बड़ा कंपनीज और लिस्टेड कंपनीज होने का दो बेनिफिट है। पहले दे विल हैव द रिसोर्सेज टू डू दिस प्रॉपरली, सेकेंडली इनके पास जो ऑडिटर्स बैठे रहेंगे जिनका काम रहता है ये इंडेस फॉलो हुआ है कि नहीं देखना, वो बिग फोर रहेगा, अगेन गुड सेट ऑफ पीपल जो इनके फाइनेंशियल्स ऑडिट कर रहा है। तीसरा, ये लिस्टेड है तो इनका फाइनेंशियल्स फ्रीली अवेलेबल है, तो मतलब बाकी छोटा कंपनीज इनको एक साल देख के सीख सकता है। गुड एडवांटेजेस टू रोल आउट इट ऐसा आराम आराम से करने का। सो ऑब्वियसली देयर वाज अ फेज 1 एंड ये फेज 1 इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट थिंग्स दैट द गवर्नमेंट डिड।
अगेन रिमाइंड मी, कब चालू हुआ इंडेस, मतलब कब अपने लॉन्च किया जेटली जी ने? जुलाई 14 में बोला, और एक्चुअल पीडीएफ कब आया उसका? फेब 15 में। पीडीएफ मतलब द बेयर स्टैंडर्ड, द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल गजेट में आता है, बराबर, कुछ ऐसा बनाता है गवर्नमेंट। तो फेब 2015 में आ गया। फेज 1 स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 2015, एंड ये लिखते ही आई एम गोइंग अगेंस्ट द फर्स्ट थिंग आई सेड, कि इमीडिएटली मैंने किसी को अप्लाई करने नहीं बोला। 1 अप्रैल 15 को फिर क्या बोला इन्होंने? वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट्स ऑफ दिस टाइमलाइन, इन्होंने बोला आप 1 अप्रैल 15 को अप्लाई कर सकते हो इंडेस वॉलंटरीली। मतलब एक पूरा साल उन्होंने दिया कि तुम इंडेस स्टडी करो, तुमको एक्सपेरिमेंटेशन का इच्छा है तो अप्लाई भी करो, वॉलंटरी बेसिस पे करना है तो यू कैन फॉलो इंडेस। ठीक है, वेरी नाइस थिंग टू डू। मेजरली किसी ने अप्लाई नहीं किया इंडेस इमीडिएटली 1.5 महीने बाद से, और सब लोग ने वो 1.5 महीना फेब टू अप्रैल एंड फिर अगला साल अप्रैल टू नेक्स्ट मार्च समझने को टाइम लिया इंडेस को। प्रोबेबली अ वेरी फ्यू एक्सेप्शनली गुड लिस्टेड कंपनीज जिनको ऑलरेडी आईएफआरएस का पता था, उन्होंने वॉलंटरीली अडॉप्ट किया। ठीक है, तो दिस वाज वॉलंटरीली, आपको चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते थे, और ये ऑप्शन सबको दिया। लिस्टेड है तो वॉलंटरी ऐसा नहीं, जिसको करना है करो वॉलंटरी बेसिस पे। ये हो गया फेज 1। यस, अभी फेज 2 में नेक्स्ट पेज से लिखते हैं। फेज 2 ऑब्वियसली क्या रहेगा? फ्रॉम द ईयर स्टार्टिंग ऑन 1 अप्रैल 16, अगला साल, मतलब फाइनेंशियल ईयर 16-17। अब इनका वॉलंटरी वाला तुम्हारा पढ़ाई का टाइम बंद हो गया। नाउ यू हैव टू स्टार्ट अप्लाइंग इंडेस रियल में, तुमको अब बैलेंस शीट वही बना के पब्लिश करना पड़ेगा। सो इट हैज बिकम सीरियस नाउ। 1 अप्रैल 16 को क्या हुआ? इंडेस वाज सपोज टू बी मैंडेटरीली अप्लाइड बाय, अगेन सबको नहीं, सबसे पहले याद है अपना क्या लॉजिक रहा रहेगा, बड़े कंपनी को पकड़ो। 1 अप्रैल को इट हैज टू बी अप्लाइड बाय कंपनीज दैट आर, थोड़े कंडीशंस दिए। सर फेज 1 के नीचे जगह छोड़े। नहीं, वो मेरे को ये बड़ा जगह है तो नेक्स्ट पेज। कंपनीज दैट आर फर्स्ट लिस्टेड और in the process of listing, या तो तुम लिस्टेड हो ऑलरेडी, या तो तुम्हारा वो लिस्टिंग का प्रोसीजर चल रहा है, प्लस कहां पे लिस्टेड भाई? ऑन ऑब्वियसली द स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज नॉट द इंपॉर्टेंट पार्ट, इन इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया। कोई भी स्टॉक एक्सचेंज पे आप लिस्ट हो चुके हो या होने वाले हो, आपको इंडेस लगाना है। मतलब आप न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो रहे हो या हो चुके हो तो भी इंडेस आपको लगाना है। प्लस और एक थर्ड कंडीशन है, मतलब सिर्फ लिस्टेड होने से नहीं लगाना है, प्लस याद है बड़ा कंपनी का बात किया था, योर नेटवर्थ इज एज पर द कंपनीज एक्ट जनरली इंडिकेटर ऑफ कंपनी कितना बड़ा है, शुड बी मोर देन और इक्वल टू 500 करोड़। एक्सेप्शनली बड़े कंपनीज को पकड़ा अपन ने। 500 करोड़ का नेटवर्थ, आई नो आजकल करोड़ हैज बिकम अ वेरी कॉमन थिंग इन द इंडस्ट्री, वैल्यू ऑफ मनी गिर रहा है एटसेट्रा, बट नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ रिमेन्स अ बिग इनफ थिंग। ठीक है, छोटा डाउट आ सकता है अपने को, नॉट वेरी रेलेवेंट टू सिलेबस, बट कोई भी मेरे को चाहिए ही नहीं कि आप नोट्स पढ़ो और सोचो कि अरे ये क्या हो सकता है, मैं लिखा रहा है उसके लिए। नेटवर्थ कौन सा लेने का? देयर आर मेनी वेज टू कैलकुलेट नेटवर्थ। You have to take net worth as per कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट डिफाइन करता है कि नेटवर्थ क्या होता है, वो डेफिनेशन फॉलो करना है। एंड और एक डाउट आ सकता है नेटवर्थ को लेके, क्या आ सकता है? कौन सा फाइनेंशियल ईयर? वेरी नाइस, कब का नेटवर्थ, बराबर। नेटवर्थ विल हैव टू बी सीन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो यू हैव टू सी इट फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। I'll tell you कि उन्होंने टेक्निकल लैंग्वेज में वो कैसा लिखा है। दे हैव सेड एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर आपका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है या 500 करोड़ है, तो फ्रॉम द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का डे 1 यू हैव टू अप्लाई इंडेस। इन अदर वर्ड्स, मैं यहाँ पे पिछले साल का नेटवर्थ देखूंगा। समझते हैं अपने को? ठीक है।
ये तो ए पार्ट हुआ, मतलब इनके अलावा भी किसी को 1 अप्रैल 16 से इंड एस फॉलो करना चालू करना था। सेकंड, लिस्टेड कंपनी का बात हो गया, कौन बच गया पॉपुलेशन में? ऑल द अनलिस्टेड कंपनीज, उनको भी बख्शा नहीं अपन ने। अ कंपनी इज नॉट बिग ओनली इफ इट इज लिस्टेड, अनलिस्टेड कंपनीज भी बहुत बड़े हो सकते हैं। अनलिस्टेड कंपनी जिसका अगेन नेटवर्थ इज मोर देन और इक्वल टू 500 करोड़, इनको भी उन्होंने बोला कि इंड एस लगाना चाहिए। एंड आखिरी जो मैं लिखूंगा और आप इसका रीजन मुझे बताओगे कि इनको क्यों अपन ने फुकट में अप्लाई करवाया, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर ऑफ बोथ द अबव। एसोसिएट का शॉर्ट फॉर्म भी नहीं लिख सकते, ऑफ द अबव। ऑफ द अबव मतलब दोनों, ए एंड बी। हाँ भाई बोलो, why is the C part present? Because I'll tell you the problem, मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है। एक मस्त कंपनी है 650 करोड़ के नेटवर्थ का, इंड एस लगाना है क्या उसको? यस। उसका एक चिन्नू मुन्नू से सब्सिडरी है जिसका 1 करोड़ है, क्या सेल्स, नेटवर्थ भी नहीं, सेल्स ही 1 करोड़ है, ठीक है भाई को टैक्स ऑडिट भी नहीं लगता ठीक से। इसको क्यों तुम इंड एस जबरदस्ती लगवा रहे हो जस्ट बिकॉज इट इज अ सब्सिडरी ऑफ अ बिग कंपनी? आप त्रास इमेजिन करो ना, वो एक 90 लाख का टर्नओवर है उसका, उसके लिए वो इंड एस लगाएगा, वाई? सर कंपेरेबल नहीं होगा, मतलब जब भी वो उसका जो यूजर है वो रीड करेगा तो उसको तकलीफ होगा ना। यूजर सब्सिडरी का फाइनेंशियल्स क्यों रीड करेगा? सीएफएस करेंगे तो फिर यस, यूजर सब्सिडरी का फाइनेंशियल्स रीड करता है इनडायरेक्टली, बिकॉज सब्सिडरी एसोसिएट जेवी ये सब जो पब्लिक है ये लोग कंसोलिडेशन में साथ में आते हैं। अब आप सोचो, मैंने आपको बोला इंड एस और एएस ऐसा माइल्स अपार्ट है, तो अगर वो माइल्स अपार्ट है तो ये रहा एएस का बैलेंस शीट, ये रहा इंड एस का बैलेंस शीट, ये कंसोलिडेट नहीं होने वाला है। इट इज इम्पॉसिबल टू कंसोलिडेट दीज टू बैलेंस शीट्स, बराबर है? तो इट इज लाइक ट्राइंग टू डिसॉल्व सैंड इन वाटर, वो नहीं, इट विल नॉट मिक्स, समझ रहे हैं आपको? तो आपको क्या करना पड़ेगा, दिस इज अनफॉर्चुनेट बट नेसेसरी, कि आपको ये जो पब्लिक है जो इंड एस वाले कंपनी के साथ मिक्स हो सकते हैं, वो लिस्ट अपन ने उतारा है, इनको भी इंड एस फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? नो ऑप्शन। होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर ऑफ अबव। रीजन लिखा देता हूँ चाहिए तो, वाई? ईज ऑफ कंसोलिडेशन। इस रीजन से आपको मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि आपको आर्टिकलशिप या जॉब या किधर भी चुन्नू मुन्नू से कंपनी इंड एस फॉलो करते हुए दिखा तो कंफ्यूज नहीं होने का, दिस इज द रीजन, ठीक है? देयरफॉर मेनी स्मॉल कंपनीज फॉलो इंड एस। सर इंटर में हमको जो कंसोलिडेशन था उसमें खाली होल्डिंग सब्सिडियरी था, तो अब आप बोले जॉइंट वेंचर भी आपको एसोसिएट और जॉइंट वेंचर का चैप्टर याद है? अपनी आपको इंटर सिलेबस में नहीं है ना? नहीं है। हाँ अच्छा ठीक है। एसोसिएट और जॉइंट वेंचर का इन्वेस्टमेंट का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स में एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग है, वो मिक्स डायरेक्टली नहीं होता है बट एक तरीके से होता है। विल लर्न दैट, अपने सिलेबस में तो है। मतलब पूरा फाइनेंशियल्स कंसोलिडेट नहीं, फॉर एग्जांपल अगर जॉइंट वेंचर है तो 50% ही कंसोलिडेट होता है, ऐसा है कॉन्सेप्ट अपने को, तो मतलब इन इफेक्ट मिक्स करने का बात आता है। अच्छा, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर किया था तो उसमें खाली जॉइंट वेंचर में हमारे होल्डिंग का जितना प्रॉफिट या लॉस है वही लिया। दैट इज कॉल्ड एज द इक्विटी मेथड, जो आपने इनडायरेक्टली देखा होगा फॉलो होते हुए। कहाँ देखा आपने? मतलब एक पढ़ाई में कि रियल में? आर्टिकल। हाँ बोलो। होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी था, और ये जो होल्डिंग कंपनी है ना उसने लास्ट ईयर ही एक जेवी भी किया था। एक कंपनी था जो किसी और का भी, मतलब एक बड़ा कंपनी था जो लिस्टेड है, ये ऑन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग था, इसकी वजह से ये इंड एस फॉलो करता था। तो ये मतलब होल्डिंग कंपनी? नहीं, जो जॉइंट वेंचर था। अच्छा ओके। होल्डिंग सब्सिडियरी एएससी फॉलो। तो अपने को जॉइंट वेंचर की वजह से होल्डिंग को भी इंड एस लगा? नहीं लगा नहीं, बट उसका वाले उसने प्रॉफिट या लॉस है ना वो अपने इन्वेस्टमेंट में देखा। बराबर। तो ये जो होल्डिंग कंपनी है ना जॉइंट वेंचर का, उसको एज सच इंड एस लगाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं वर्ड ही एक्चुअली गलत यूज कर रहा हूँ। जॉइंट वेंचर का जो होता है वो बंदा वो इन्वेस्टर होता है, इट इज नॉट अ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी तभी होता है जब आप नीचे वाले को सब्सिडरी बुलाते हो,
तो जॉइंट वेंचर का ऊपर वाला बंदा इज नॉट होल्डिंग, इट इज इन्वेस्टर सिंपली, तो इसीलिए शायद वो बंदे को इंड एस नहीं लगा होगा। एंड ये जो आपने बोला ना शेयर ऑफ प्रॉफिट खाली ऐड होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट एएस और इंड एस में सेम है। एएस 23 और 27 बात करता है जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स का, इंड एस में सिमिलर ट्रीटमेंट है काफी। सीखेंगे अपन क्यों क्या वगैरह, विल गेट टू इट व्हेन वी डू दैट स्टैंडर्ड। ओके, दिस इज ऑल्सो समथिंग बाय द वे यू आर अलाउड टू डू। आर्टिकलशिप का सब लेके आने का मैं फीस चार्ज नहीं करता है, ठीक है। मतलब यू आर अलाउड टू आस्क प्रैक्टिकल थिंग्स दैट यू सीन, आई विल टेल यू व्हाई यू हैव सीन दैट, अगर आपको वो इन कॉन्ट्रडिक्शन विथ ये लग रहा है तो। एंड इफ ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ बहुत ही बोलता है, आई विल ऑनेस्टली टेल यू कि फिर प्रोबेबली जो आपने होते हुए देखा वो गलत होते हुए देखा, दोनों में से एक तो बता देगा मैं आपको, ठीक है। फेज 2 समझा आप लोगों को, 1 अप्रैल 16 को प्रॉपरली किस किस को इंड एस अप्लाई करना है। देयर इज अ लास्ट फेज 3, लिखा है ना सबने, देयर इज अ लास्ट फेज 3। फेज 3 इज ऑब्वियसली फ्रॉम 1 अप्रैल 17 नाउ। इसमें अब किस किस को इंड एस अप्लाई करना है, यू हैव टू रिमेंबर कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे चल रहा है। मतलब जब मैं बोल रहा हूँ कि फेज 3 अब अप्लाई करना है, तो ये जो ऊपर कवर्ड कंपनीज है दीज आर ऑलरेडी फॉलोइंग इंड एस। मतलब अब आपको एक स्टेप नीचे जाना है और छोटे कंपनीज को आटे में लेने का, समझ रहे हैं आपको। सो फेज 3 में पार्ट ए, ऑल कंपनीज वेदर लिस्टेड और इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, सबको अब इंड एस फॉलो करना है। लिस्टेड में ऊपर क्या था, 500 करोड़ भी होना चाहिए, बट अब क्या बोला यहाँ पे, बचे हुए सब लोग लिस्टेड भी अब इंड एस चालू करो, बराबर है। ऑल लिस्टेड कंपनीज, इन अदर वर्ड्स ऑल कंपनीज, अच्छे में लिखो आप लोग, ऑल कंपनीज एरो मार के, वेदर लिस्टेड और इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। अरे अभी ये नखरा करेगा, ऊपर आता होता है बीच बीच में इसके साथ। ऑल कंपनीज वेदर लिस्टेड और इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ठीक है, बस खत्म, नो नेटवर्क क्राइटेरिया। सबको अब सारे लिस्टेड कंपनीज को इंड एस फॉलो करना है। थोड़ा दिमाग लगा के बताओ, दिस इज एक्चुअली दैट सेट्स वाला चैप्टर, कौन कवर हो चुका है कौन बाकी है, वेन डायग्राम वाला टाइम पास। फेज 3 में स्पेसिफिकली कौन से लिस्टेड कंपनीज ने इंड एस अप्लाई किया होगा, इसका आंसर दो मेरे को। जिसका नेटवर्क 500 करोड़ से कम है, बराबर है। तो ए प्लस बी मतलब 1 अप्रैल 16 प्लस 1 अप्रैल 17 मिला के आर ऑल लिस्टेड कंपनीज इन द कंट्री नाउ फॉलोइंग इंड एस, यस। नाउ लिस्टेड कंपनीज जो है सारे के सारे को क्यों आप इंड एस फॉलो करवा रहे हो, एक रीजन मैं आपको सामने से बताता हूँ। ऑल लिस्टेड कंपनीज आर बाय नेचर थोड़े बिगर एंटिटीज, इज दैट सो? मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि होता है। वाई नॉट या फिर वाई यस, जो भी आपका आंसर है। पहला बेसिक क्वेश्चन वाज, सारा लिस्टेड एंटिटीज बड़ा कंपनीज ही होता है क्या? मतलब लिस्ट करने के लिए डू यू हैव टू बी ऑफ अ पर्टिकुलर साइज या क्या होता है, क्या पता है आप लोगों को? द लिस्टेड कंपनीज दैट यू हियर अबाउट, जो नए नए लिस्ट हो रहे हैं, कैन आई से दीज आर द कंपनीज जो आईपीओज निकालते हैं? Yes. आप इनके बारे में सुनते हो? हाँ. क्या ये सारे डेफिनेटली बड़े कंपनीज होते हैं इन साइज? इन साइज यस, उनका वो लॉस 20 हो रहा है वो सब जाने दो। इन साइज दे आर ऑल बिग कंपनीज, ठीक है। दे हैव टू सेटिस्फाई सर्टेन क्राइटेरिया एक आईपीओ निकालने के लिए, एंड दैट क्राइटेरिया इज साइज। तो जो कंपनीज आईपीओ निकालते हैं वो नए नए लिस्ट होते हैं, उनके अलावा भी कोई लिस्टेड कंपनीज होते हैं क्या कि यू कैन लिस्ट ओनली बाय मींस ऑफ एन आईपीओ? लिस्ट कैसे करते हो आप अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे? आईपीओ निकाल के करते हो कि और भी कोई तरीका होता है? मैं डीमर्जर भी कर सकता हूं। मतलब भी अडानी एंटरप्राइज है तो उसने अडानी एंटरप्राइज के अगेंस्ट उसका ही सबसे कम नहीं है। हाँ, वो भी ऑब्वियसली लिस्टेड हो सकता है, बट नहीं। और बेसिक एक कंपनी है, ठीक है, 1XYZ कंपनी है, इसको लिस्ट होना है तो क्या करना पड़ेगा? स्टॉक एक्सचेंज के पास जाके बोलना पड़ेगा कि मेरे शेयर्स को लिस्ट कर दो कि आईपीओ निकालो, क्या बोलना पड़ेगा? मैं वो पूछ रहा हूँ। इज आईपीओ अ प्री रिक्वायरमेंट टू गेट लिस्टेड आपके नॉलेज में? नहीं सर। मतलब कैन आई से
मेरा एक कंपनी, लेटेस्ट से ऋषि ने क्लास को प्रोप्राइटरशिप की जगह कंपनी बना दिया एंड वो अकेला शेयर होल्डर है, 1% कंपनी, कैन ही लिस्ट हिज शेयर्स? ओपीसी चल नहीं कर सकते, ये 2 शेयर होल्डर्स, प्राइवेट कंपनी, कैन ही लिस्ट हिज शेयर्स? आइडियली ही कैन। लिस्टिंग का मतलब आईपीओ नहीं होता है, लिस्टिंग का मतलब सिर्फ ये होता है कि आपका शेयर्स खुद के नेगोशिएटेड वैल्यूज पे ट्रेड होने की जगह मार्केट पे ट्रेड होगा। लिस्टिंग को आप ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, इट इज जस्ट मैं आपको पर्सनली बेच रहा हूं, उसकी जगह ऑफिशियल मार्केट में जाके बेच रहा हूं, दैट इज द ओनली मीनिंग ऑफ लिस्टिंग। इसका क्या मतलब हुआ कि जो लिस्टिंग होता है, मतलब जो सारे कंपनीज लिस्टेड है, इट डज नॉट एट ऑल इम्प्लाई कि ये बड़े कंपनीज है। कोई घर का कंपनी भी जाके अपने शेयर्स को लिस्ट कर सकता है, सो दैट प्रोबेबली उसको अपने शेयर्स का फेयर प्राइस मिले, नेगोशिएट ना करना पड़े, रेगुलर क्या बोलते हैं उसको, रेगुलेटेड मार्केट के थ्रू बेचे अपने शेयर्स। दैट इज ऑल लिस्टिंग इज। समझा आप लोगों को? इन सिंपलर वर्ड्स, अगर 2 शेयर होल्डर है, मैं और ऋषि, फॉर एग्जांपल ऋषि छेड़ा एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड कभी बना, तो 2 शेयर होल्डर है हम लोग ने अपना शेयर जाके लिस्ट किया, बात खत्म। कोई नया शेयर होल्डर का आने का जरूरत नहीं है, पब्लिक इशू करने का जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बराबर। द सिंपल प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग इज आप अपना शेयर्स जाके एक्सचेंज पे दिखा देते हो, लिस्ट कर देते हो, दैट इज ऑल। तो ये वाला भाषण क्यों दिया? आई एम नॉट हियर टू एक्सप्लेन लिस्टिंग क्या होता है, नॉट एक्चुअली अपना स्कोप। माई स्कोप वॉज टू टेल यू क्या कंक्लूजन है, लिस्टेड कंपनी नॉट इक्वल टू बड़ा कंपनी। ये समझा है अपने को? अच्छा, ये नॉलेज के साथ बताओ कि अब मैंने बेचारे सारे लिस्टेड कंपनीज को इंडेस क्यों लगवा दिया है। मतलब छोटा कंपनी भी इंडेस लगा रहा है जस्ट बिकॉज लिस्टेड है। क्योंकि सर वो अभी मार्केट में आ गए और मार्केट में पब्लिक का नजर आता है, तो पब्लिक उसको देखेगी तो कंपेयर करने के लिए बराबर। द रीजन इज ऑलमोस्ट बराबर ही है कि अभी पब्लिक के लिए तुम एक जगह पे हो, एक प्लेटफॉर्म पे हो जहाँ पे बाकी और भी सारे कंपनीज है, वो लोग तो इंडेस फॉलो कर रहे हैं। तो अगर सेम मार्केट पे 2 प्रोडक्ट है तो उसमें कंपैरेबिलिटी होना चाहिए। मतलब भाई तुम लिस्टेड हो तो तुमको बाकी सब लिस्टेड कंपनीज जैसा इंडेस फॉलो करना पड़ेगा। इन वन मार्केट वी कैनॉट हैव 2 पीपल मेकिंग 2 फाइनेंशियल्स। तो बेसिकली लिस्टेड वाले में आपने क्यों बोला, बिकॉज फॉर कंपैरेबिलिटी अमंग लिस्टेड कंपनीज इवन स्मॉल लिस्टेड कंपनीज हैव टू फॉलो इंडेस। ठीक है, सेकंड क्या लगता है किसके बारे में बात करेंगे? अनलिस्टेड कंपनीज के बारे में बात करेंगे। अगेन अनलिस्टेड कंपनीज में जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ पार है, वो लोग तो है ही ऑलरेडी इंडेस में, तो उसके नीचे वालों में से किसी को बाटे में लेना पड़ेगा अपने को। अनलिस्टेड कंपनीज विच हैव नेटवर्थ ऑफ मोर देन और इक्वल टू नाउ 250 करोड़, इनको करना पड़ेगा इंडेस फॉलो। ठीक है, यू हैव वाइडेंड द स्कोप। ये अमाउंट नीचे हो रहा है तो स्कोप वाइड कैसे हो रहा है? मोर एंड मोर कंपनीज विल हैव नाउ हैव टू फॉलो इंडेस, बराबर है। पहले आपने एक एलाइट ग्रुप को ही बोला था, अब थोड़े ज्यादा लोगों को बोला है, बराबर है। ठीक है, अनलिस्टेड कंपनी प्लस नेटवर्थ मोर देन और इक्वल टू 250 करोड़। तीसरा वाला तो आप तुक्का मार ही लोगे। वॉल्यूम प्रॉब्लम है क्या? बोलो ना। एट बेस्ट गलत होएगा, एट बेस्ट में आपका मजाक उड़ा लेगा और क्या। बोलो बोलो क्या आंसर है? बाकी क्या unlisted का? नहीं, उनको अपन ने अभी तक तो बाहर रखा है। तुक्का मारो ना, एक तीसरा वाला क्या होएगा? ना, ये बहुत फालतू आंसर है। होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट जेवी ऑफ अबव। ASSO तो लिख ही सकते हैं ना अपन।
ठीक है, फेज 3 खत्म. दिस इज योर कंपनी इम्प्लीमेंटेशन फेज. ठीक है, मेरे को एक छोटा सा चीज बताओ, यहाँ पे खत्म हो गया बाय द वे, मतलब इसके अलावा किसी को इंड एस लगाने की जरूरत नहीं है. सो कैन यू इन वन सेंटेंस टेल मी कौन सा कंपनी इंड एस नहीं लगाता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ मेरे को. ये टाइमलाइन देख के कौन होगा जो इंड एस नहीं लगा रहा है आज के दिन पे. Unlisted below 250. वेरी नाइस. अनलिस्टेड कंपनी जिसका नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है, 2.5 is 2.5 ना, 250 करोड़ से कम है, they are going to be not applying Ind AS. I am not saying क्या अप्लाई कर रहे हैं, I am just saying they are not going to be applying Ind AS. क्या अप्लाई कर रहे हैं ये सब समझने के लिए I will give you some important points. ये important points जो मैं लिखा रहा हूँ ये इसके अंडर ही आता है, फॉर कंपनीज वाला फर्स्ट के अंदर ही है. ये लास्ट में थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 3-4 है. पहला, आर यू अवेयर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एसएमई एक्सचेंजेस होते हैं. मतलब एसएमई कौन है भाई? पहले स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस. इन लोग के लिए अलग स्टॉक एक्सचेंज होता है. ठीक है, फॉर देयर पैरिटी, मतलब उनको आप बड़े भीड़ में कहीं को धक्का दे रहे हो वाला, उनका खुद का एक एक्सचेंज होता है. आपको याद है लिस्टेड है तो इंड एस लगाना पड़ता है. एसएमई एक्सचेंजेस में लिस्टेड है तो नहीं लगाना पड़ता है इंड एस. अरे वरना आप बहुत छोटे लोगों को बेचारों को इंड एस में ले आओगे. एसएमई का पॉइंट इज कि उनको आपको बेनिफिट देना है, उनको बिजनेस इजी वे में करने देना है. सो इफ यू आर लिस्टेड ऑन एन एसएमई एक्सचेंज, इंड एस लगाने का कोई गरज नहीं है. विल राइट. एसएमई होने का क्राइटेरिया क्या है फिर? ये एक्चुअली एमएसएमई एक्ट एक उसके अंदर दिया हुआ है. ये आई थिंक रिसेंटली अपडेट हुआ था. ये मेरे को अभी एग्जैक्ट नंबर ध्यान नहीं है, बट उनका जो इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट रहता है ना, ये वाला अमाउंट एक थ्रेशोल्ड के नीचे है तो आप एसएमई रहते हो, वैसा क्राइटेरिया रहता है. आई डोंट रिकलेक्ट द अमाउंट बिकॉज रिसेंटली बढ़ा दिया था उन्होंने, मतलब ज़्यादा लोगों को अब वो एसएमईज मानते हैं. अच्छा, मतलब ऐसा हो सकता है कि एसएमई है बट उसका नेटवर्क ना, नहीं हो सकता है. एसएमई विल बी मच स्मॉलर देन दैट. यस, पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज उनका वैसा था 2 करोड़ वगैरह था इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट. वेरी स्मॉल लिमिट्स. कंपनीज लिस्टेड ऑन एसएमई एक्सचेंज आर नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई इंड एस. योर डाउट इज लॉजिकल बिकॉज इंड एस का क्राइटेरिया नेटवर्थ है और एसएमई बनने का क्राइटेरिया इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट है. बट आप ऐसा सोच के देखो, आपका नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट होता है? एक तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, अलग तरीका असेट माइनस लाइबिलिटी. अगर असेट ही कम है तो माइनस लाइबिलिटी करके उससे कम ही बचेगा ना नेटवर्थ. नेवर कैन बी 250 crores. कंपनीज लिस्टेड ऑन एसएमई एक्सचेंज आर नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई इंड एस. ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था. दूसरा, और प्रोबेबली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो 3-4 है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट, वंस इंड एस अप्लाइड फॉर एवर. अगले साल वापस नेटवर्थ नहीं देखना. एंड इवन इफ आपने वॉलंटरीली चूज किया था अप्रैल 15 में, फिर भी आपको फॉर एवर ही अप्लाई करना पड़ेगा. मतलब इंड एस चिपक गया तो चिपक गया. ठीक है, ऐसा क्यों? सर एक साल अलग इंड एस, अगले साल एएस किया समझो तो प्रॉब्लम. तो सर तो हर चीज में एक ही वर्ड नहीं, एक ही वर्ड पे आएगा. एवरी कंपैरेबिलिटी. यू कैन नॉट कंपेयर एन इंड एस विद लास्ट ईयर का एएस कॉलम. क्यों? आपको ऐसे एक्स्ट्रा बताता है. आपका बैलेंस शीट का फर्स्ट लाइन आइटम क्या रहता है? कंपनीज एक्ट का फॉर्मेट बोलना मेरे को. इक्विटी एंड लायबिलिटी. इंड एस में असेट्स कैसा प्रीवियस कॉलम कैसा बनाएगा तुम लोग एएस वाला? बराबर है. इसका बाय द वे बैलेंस शीट फ्लिप हो जाता है, पहले असेट्स आता है. ठीक है, सो कंपनीज लिस्टेड. अरे हाँ सॉरी, दूसरा, एक बार इंड एस लग गया, इट इज लग गया फॉर एवर. ठीक है, सो वंस इंड एस अप्लाइज, to be followed forever. लिखो ब्रैकेट्स में, इवन इफ वॉलेंटरी था आपका, इवन इफ वॉलेंटरी. थर्ड, ये बहुत बेसिक्स है, लिखने के लिए लिख रहे हैं अपन. इंड एस आपको पता है ना, कंसोल एफएस करके कुछ होता है.
इंडेस कंपनी के इंडिविजुअल एफएस और कंपनी के कंसोल एफएस दोनों पे लगता है. वेरी बेसिक पॉइंट बट लिखा है इन्होंने. अप्लाइज टू बोथ एसएफएस एंड सीएफएस बोला जाता है. एक टर्मिनोलॉजी है जो यूज किया जाता है. आप एसएफएस का फुल फॉर्म बोलोगे? Standalone is the popular word. However, the Ind AS full form is separate financial statements. Standalone actually Companies Act का word है या probably SEBI का word है, but follow वही होता है I know, but this actually means separate financial statements. मतलब एक ही है दोनों का. Last and slightly important but something you all know. याद है आपको मैंने स्टार्टिंग में क्या पूछा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के पहले? कौन लोग इंड एस नहीं फॉलो कर रहे? आपने मेरे को एक आंसर दिया, अनलिस्टेड एंड लेस देन 250 करोड़. हाँ, तो ये लोग फॉलो क्या करना चाहिए? एस. दैट इज व्हाट विल लास्टली राइट. कंपनीज नॉट कवर्ड अबव, अबव मतलब आपके टाइमलाइन में, कंटिन्यू टू फॉलो एस. बराबर है. दैट कंक्लूड्स योर टाइमलाइन ऑफ कंपनीज फॉलोइंग इंड एस. इज दिस वेरी क्लियर? ठीक है. फर्स्ट वॉज कंपनीज. अब इसका सेकेंड मैं आपको करवा रहा हूं. ठीक है. आपको ना वो टाइटल से समझेगा. अब मैं किसका बात करेगा प्रोबेबली और किसका बात करेगा मैं, वो टाइटल थोड़ा एविडेंट हिंट देता है अपने को. अब मैं बताएगा कि बैंक वगैरह लोगों को कब से लगाने का एटसेट्रा. फर्स्ट वी विल कवर एनबीएफसीज. ठीक है. सो गिव योर सेकेंड रोमन न्यूमरल and write for NBFCs. NBFCs I think you are aware क्या टाइप के एंटिटीज होते हैं, because it was part of your इंटर सिलेबस ना. हाँ हाँ, इंटर में जो तुम वो पेपर याद है तुम पास करके आए उसमें था NBFC एडवांस अकाउंट्स में. यू विल रिमेंबर इट विथ वो प्रोविजंस का रेट याद रखना था आपको. NBFCs आर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. ठीक है. मैं आपको एक्चुअली और एक चीज बताता हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा. आपने इंटर में 2 चैप्टर किया एनबीएफसी रिलेटेड. एक तो एनबीएफसी इटसेल्फ जो चैप्टर था, और एक चैप्टर था जो एनबीएफसी के अकाउंटिंग रिलेटेड था प्योरली. आपको ये आंसर आएगा तो यू विल अंडरस्टैंड एनबीएफसी क्या करता है. हायर परचेज. दैट चैप्टर इज एक्चुअली अकाउंटिंग फॉर एन एनबीएफसी, बिकॉज एनबीएफसी का काम होता है चीजें हायर परचेज पे देना. आपको ईएमआई पे चीजें देना एनबीएफसी का काम होता है. मैं आपको बताता है दैट आप अमेजोन पे पे लेटर देखा है, वो ईएमआई ऑप्शंस होते हैं आपके पास, वो अमेजोन नहीं देता है आपको. उसके पीछे एक एनबीएफसी जो आपको वो सर्विस देता है. ठीक है. देयर इज अ कंपनी. आप एक्चुअली थोड़ा आर&डी करोगे तो आपको कंपनी का नाम अमेजोन के साइट पे लिस्टेड भी है. वो अमेजोन का काम धंधा नहीं है भाई तुमको क्रेडिट देना. इट डज नॉट हैव एक्चुअली दैट मच कैश. उसका वर्किंग कैपिटल इन्वेंट्री में अटका रहता है. वो ये लोन का काम नहीं करने बैठेगा, वो एक एनबीएफसी करता है आपको. ठीक है. आप क्रोमा वोमा में जाओ कुछ खरीदने, बड़ा अप्लायंसेस खरीद रहे हो तो वो एक बैठा रहता है बंदा, बजाज फाइनेंस वाला, आपको बेचने के लिए ईएमआई. दीज पीपल आर एनबीएफसीज. ठीक है. सो फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये आजकल अपने कंट्री में एक बहुत पॉपुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. आप अगर एक थोड़ा सफिशिएंटली इधर उधर जाते हो ऑडिट्स में, तो दिस इज अ गुड फील्ड ऑफ ऑडिट आजकल टू गेट इनटू. एनबीएफसीज का ऑडिट बैंक से बहुत अलग होता है, बिकॉज ये कंपनी जैसा ज्यादा होता है इसका अकाउंट्स और एवरीथिंग, बट काम बहुत इंटरेस्ट इनकम और वैसा सब होता है बैंक जैसा. ठीक है. गुड फील्ड ऑफ ऑडिट टू गेट इनटू या फिर वर्क टू गेट इनटू. एनबीएफसीज का टाइमलाइन जो है, इट इज एक्सेप्शनली इजी टू रिमेंबर बिकॉज इट इज कॉपी पेस्ट ऑफ कंपनी का टाइमलाइन. खाली इसमें वो वॉलेंटरी वाला ऑप्शन नहीं है, बिकॉज वॉलेंटरी सबके लिए था 1 अप्रैल 15 से. एनबीएफसी का जो टाइमलाइन है, कंपनी का कब खत्म हुआ था? 1 अप्रैल 17. तो एनबीएफसी का 2 टाइमलाइन आता है. इट इज द सेम एज फेज 2 एंड फेज 3 ऑफ कंपनी. वॉलेंटरी वाला नहीं आएगा. फेज 2 एंड फेज 3 ऑफ कंपनी, खाली डेट रिप्लेस होता है लिटरली. एनबीएफसी के लिए इट विल बी 1 अप्रैल 18, 1 अप्रैल 19, आगे का 2 साल. ये 17 पे खत्म हुआ था ना. तो एनबीएफसी का फेज 1 उसके अगले साल से चालू होता है. We'll note it down again, but for your reference आप याद ऐसे रख सकते हो. 1 अप्रैल 18 से स्टार्ट होता है ये, एकदम ही देखा देखा लगेगा आपको. फर्स्ट ए फॉर ऑल एनबीएफसी हुज, स्लाइट टेक्निकल फर्क है उसीलिए अपन वापस लिख रहे हैं.
आपको याद है कंपनी में लिखा था हु आर लिस्टेड, एनबीएफसी में स्लाइटली ब्रॉडर स्कोप है, हुज इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज आर लिस्टेड, ओके, हुज इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज आर लिस्टेड, वैसा, ठीक है। तो एनबीएफसी में अपन लिखेंगे वेदर, या फिर एक्चुअली रुको मैं आपको ना सिंपल वे में लिखा था, इफ यू हैव नोटिस्ड हियर फेज 2 में ए और बी पॉइंट को आप थोड़ा कंबाइन कर सकते थे, कैसे, वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड एंड नेटवर्थ मोर देन और इक्वल टू 500 करोड़ अगर मैं बोलूं तो कहने से मेरा ए और बी पॉइंट कवर हो रहा है दोनों। तो एनबीएफसी में मैं आपको वैसा लिखा देता हूं, फॉर ऑल एनबीएफसी हुज नहीं, फिर एक्चुअली वेदर ये ठीक हो गया है, वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड and whose net worth is more than or equal to 500 crores। ये ए पार्ट हो गया जो अपन ने वो कंपनी में से ए प्लस बी कर दिया। हाँ भाई अब ये बताने आना चाहिए, बी क्या आएगा, हाँ होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट जेवी ऑफ अबव। एक लाइन मस्त वाला ऐड होगा यहाँ पे, टेक्निकल लाइन, अदर देन दोज। आई अदर देन दोज मतलब क्या लगता है आपको, अदर देन दोज जिनको इंड एस ऑलरेडी लग चुका है बिकॉज वो फेज 1 में गलती से कवर हो गए थे। एनबीएफसी कैसे फेज 1 में कवर हो सकता है, फिर एनबीएफसी का होल्डिंग कैसे फेज 1 में कवर हो सकता है। कहना इसे एक एनबीएफसी है, उसका सब्सिडरी है, वो सब्सिडरी का इंडिपेंडेंटली अगर नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है तो वो तो ऊपर कंपनी के अंदर ही कवर हो गया होगा, समझा आप लोगों को। एन एनबीएफसी सब्सिडरी नीड नॉट बी एन एनबीएफसी, एक नॉर्मल सादा कंपनी हो सकता है जो ऊपर ही कवर हो गया होगा। सो अदर देन दोज ऑलरेडी कवर्ड इन द कंपनी रोड मैप अबव, ऐसा लिखने वाला हूं। समझ रहे आपको मैं क्या लिख रहा हूं, अदर देन दोज ऑलरेडी कवर्ड इन कंपनी रोड मैप अबव। ये हो गया फटाफट आपका फेज 1। फेज 2 ऑब्वियसली 1 अप्रैल 19। यहाँ पे दे बिकम अ लिटिल टेक्निकल। फॉर ऑल एनबीएफसी, आपको याद है कंपनी में क्या हो रहा था, जितने भी लिस्टेड है विदाउट नेटवर्थ क्राइटेरिया सबको इंडेक्स लगाना था, अगले वाले में यहाँ पे भी फॉर ऑल एनबीएफसी हुज, अब देखो थोड़ा टेक्निकल होते हैं वो लोग, क्या लिस्टेड होना चाहिए अपना, बाय डिफॉल्ट हम अज्यूम कर रहे थे कि भाई शेयर्स का ही बात कर रहे हैं। एनबीएफसी में वो लोग बोलते हैं हुज इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज आर लिस्टेड। एनबीएफसी में अगर तुम्हारा डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड है वो भी कवर होता है, ठीक है। इवन इफ डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड और इक्विटी नहीं है तो भी इंडेक्स लगेगा। हुज इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज आर लिस्टेड एंड वी विल ऐड, लिस्टेड होगा या फिर वो दूसरा वाला भी चलता है क्या, इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग प्लस, अगेन ये सब पता है आपको, इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ये फर्स्ट टाइप हुआ। सेकेंड टाइप अगेन आपको पता है, तुक्का मारोगे क्या रहेगा, यू आर इन नेक्स्ट वाला फेज। तो अनलिस्टेड में कौन से को कवर करना है मेरे को, यस वो सेम कंपनी जैसा। तो अब मैं लिखेगा अनलिस्टेड एनबीएफसी प्लस कहना इसे नेटवर्थ मोर देन इक्वल टू नाउ 250 करोड़। तो अब एक्चुअली समझोगे ना तो वही वापस से बच रहा है, सेम सबसेट बचेगा कि इस एनबीएफसी को इंडेक्स नहीं लगता है, अनलिस्टेड और लेस देन 250, ठीक है। वही सेम हो रहा है आपका, कंपनी जैसे ही सब कुछ हो रहा है। एंड तीसरा होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट जेवी, ये आप लाइन एज इट इज कॉपी करो, अदर देन दोज ऑलरेडी कवर्ड इन कंपनी रोड मैप अबव।
सर वो जो फेज 1 था हाँ। उसमें भी लिस्टेड इक्विटी डेट सिक्योरिटीज ही था ना? उसमें ना एक्चुअली वो लोग प्रिस्क्राइब नहीं किया था उस टाइम पे उन्होंने, बट आप ऐसा समझो कि मैं आज के टाइम पे देखूं तो सेकेंड फेज आ चुका है, हाँ। तो एनी हाउ सारे लिस्टेड डेट और इक्विटी वाले कवर हो जाएंगे। मतलब इफ द सेकेंड फेज इज ऑलरेडी कम 1 अप्रैल 19 को, फर्स्ट फेज का अपने को एक्चुअली देखने का गरज नहीं है, समझा आपको? बिकॉज अब मुझे वैसे भी वो नेटवर्थ मोर देन 500 एंड लिस्टेड देखने का जरूरत नहीं है। मतलब अभी तक वो क्लियर नहीं है ना, वो वैसे हाँ, मतलब उस टाइम पे जब 1 अप्रैल 18 आया था दे हैड नॉट क्लैरिफाइड। 19 वाले में दे क्लैरिफाइड नहीं, अरे नहीं दोनों लिस्टेड होगा तो भी आपको इंडेस, दोनों में से कोई भी लिस्टेड होगा आपको इंडेस फॉलो करना पड़ेगा। तो एज ऑफ नो पोजीशन क्या है, ऑल लिस्टेड एनबीएफसीज वेदर लिस्टेड बाय वे ऑफ इक्विटी और डेट हैव टू फॉलो इंडेस। पहले वाले में सिर्फ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स बोला ही नहीं था। अज्यूम कर हाँ, यू कैन अज्यूम। होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट जेवी अदर, वही सेम आपका, अदर देन दोज ऑलरेडी कवर्ड। देयर इज वन मोर वे टू लुक एट इट। ये जो टाइमलाइन था ना, ये इन्होंने एक साथ निकाला था ना, हर साल ये लोग नहीं बता रहे थे सरप्राइज करके। तो अगर आपको टाइमलाइन में सेकेंड ईयर में दिख रहा है डेट लिस्टेड, तो यू कैन अज्यूम कि फर्स्ट ईयर में भी जब हम लोग लिस्टेड लिख रहे हैं तो डेट कवर्ड है। दैट इज व्हाट द मार्केट हैड डन। इन्होंने ऐसा हर साल नहीं निकाला था ऐसे सरप्राइज करके, एक साथ बताते वो लोग टाइमलाइन। अदर देन दोज ऑलरेडी कवर्ड, इन कंपनी रोड मैप अबव, रिलेटिवली इजी टू अंडरस्टैंड जैसा कुछ है नहीं एक्चुअली, सेम एज कंपनी है इसका फेजेस। ओके, जैसे अपन ने कंपनी वाला क्लोज आउट किया था, क्या लिखा था वहां पे लास्ट में? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनबीएफसी के लिए भी एक दो है, एकदम एक दो छोटे छोटे यहाँ पे आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? पहला, एक्चुअली वो पहला वाला लिखना है तो लिखो, इट अप्लाइज टू बोथ एसएफएस एंड सीएफएस, वो कॉमन ही है। दूसरा, आपको याद है वॉलेंटरी ऑप्शन दिया गया है कंपनीज को 1 अप्रैल 15 ऑनवर्ड्स। मतलब आज के भी दिन पे कोई कंपनी है जो अनलिस्टेड है और 250 से कम नेटवर्थ का है, उसको इच्छा हुआ तो वो इंडेस लगा सकते हैं क्या? डेफिनेटली, कोई मना नहीं कर रहा है तुमको। एनबीएफसी को हम मना कर रहे हैं। वी आर सेइंग कि अगर एक एनबीएफसी है जो नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है और अनलिस्टेड है, they cannot apply Ind AS on voluntary basis. NBFCs में if you obviously noticed, टाइमलाइन में भी कोई वॉलेंटरी ऑफर नहीं था इनके पास। वो आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनबीएफसी विथ नेटवर्थ लेस देन 250 करोड़ कैन नॉट अप्लाई Ind AS on voluntary basis. चलो भाई, तुम्हारे पास आखिरी दो एंटिटीज बच गए हैं। कौन? बैंक और इंश्योरेंस कंपनी। इनका ना 1-2 लाइन में खत्म हो जाएगा। ब्लू पेन से लिखना ना मेरे को। तीसरा है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ब्रैकेट में लिखो एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक। आरआरबी सुना होगा आपने कभी, कोई तो जमाने में बहुत जगह पे आता है ये, ओसी में आता था जब 12th में थे, 15 जगह पे आता है ये। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग आरआरबी, एंड दूसरा इंश्योरेंस कंपनी, दोनों का साथ में कवर्ड है। इंश्योरेंस कंपनी / इंश्योरर्स। इंश्योरेंस का जो कंपनी होता है उसको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि इट हैज टू बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, तो मैं इंश्योरर्स भी लिख के रख रहा हूँ, ठीक है? एनीबडी इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस, जिसके पास भी, इन बेटर टेक्निकल वर्ड्स, जिसके पास भी IRDA का लाइसेंस है, वेदर कंपनी और नॉट, ठीक है? अच्छा, ये दोनों कैसा मैंने कवर किया? दीज आर सिग्निफिकेंटली बिग एंड डिफरेंट एंटिटीज। इंश्योरेंस इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री दोनों एक्सेप्शनली बड़ा है और दोनों एक्सेप्शनली अलग है। साथ में कैसे इनका टाइमलाइन कवर्ड है? बिकॉज इनका टाइमलाइन है ही नहीं। क्या हुआ है कि RBI विच हैंडल्स बैंक्स एंड IRDA विच हैंडल्स इंश्योरेंस कंपनीज, इनका चल रहा है झगड़ा फिलहाल हमारे साथ, MCA के साथ / ICI के साथ,
दे आर रिलक्टेंट टू कम इन टू इंडिया। ठीक है, मैं आपको बैंक्स का रीजन तो थोड़ा डेफिनेटली मोर श्योरिटी से बता सकता हूँ। इट इज नॉट अ वेरी एक्सेप्शनली नोन रीजन इन द मार्केट, किसी को नहीं पता क्या झगड़ा चल रहा है। बैंक्स का आई कैन टेल यू अ लिटिल कॉन्फिडेंटली। आपको बैंकिंग चैप्टर थोड़ा सा याद है तो आपको याद है उसमें प्रोविजंस बनाने पड़ते हैं, वो 5% ये वो क्या है वो परफॉर्मिंग असेट, स्टैंडर्ड असेट, डाउटफुल, थोड़ा बहुत याद होगा। ये प्रोविजन एक्चुअली आप किस पे बनाते हो? प्रोविजन मतलब आप लोन्स के असेट पे बनाते हो, आउटस्टैंडिंग लोन्स पे बनाते हो। एक सेंटेंस बोलता हूं मैं आपको, ये जो प्रोविजन आप बनाते हो ये कंसेप्चुअली प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जैसा नहीं हुआ क्या? पैसा मिलना था एक बंदे से, मुझे लगता है नहीं मिलेगा तो मैंने प्रोविजन बनाया। डज इट नॉट कंसेप्चुअली साउंड लाइक अपना बेचारा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स? था भी वही। इफ अ बैंक फॉलोज इंड एस, वो ये आरबीआई के हिसाब से प्रोविजन नहीं बना पाएगा, उसको नॉर्मल अकाउंटिंग का प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाना पड़ेगा। अब वो बिकॉज इट विल नाउ हैव टू मेक अकाउंट्स लाइक अ नॉर्मल कंपनी। और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का क्या रेट लगाना चाहिए ऐसा कुछ आपने कभी एएस में सीखा है क्या? नहीं, वो कंपनी अपने हिसाब से लगाता है। इंड एस में उसका साइंटिफिक मेथड है हाउ टू कैलकुलेट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना होना चाहिए। बैंक्स आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट मेथड बिकॉज उनको आरबीआई का जो गाइडलाइंस है उसका प्रोविजन ज्यादा कंफर्टेबल है। वो लोग सडनली इंड एस पे शिफ्ट हुए, उनका प्रोविजन का अमाउंट सिग्निफिकेंटली हिल जाएगा, उनका बुक्स सिग्निफिकेंटली हिल जाएगा। दे डू नॉट वांट दैट। दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि बैंक्स रिलक्टेंट है इंड एस में आने के, अमंगस्ट अदर थिंग्स। ठीक है, तो ये मार्केट लफड़े चल रहे हैं, तो हम एकेडमिकली क्या लिखे? दिस इज एक्चुअली डेफर्ड टिल फर्दर नोटिस। दोनों ने बोला कि भाई हम फिलहाल तो इंड एस नहीं लगा रहे, डेफर्ड टिल फर्दर नोटिस बाय आरबीआई एंड आईआरडीए। सर मतलब बाद में कार्विंग हो सकता है? एक्चुअली क्या है ना, तुम लोग को एएस का तो आइडिया है। लेट अस अज्यूम बैंक्स को, मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूं, मैं कन्वर्ट करके एग्जांपल को, लेट अस अज्यूम इंड एस नहीं एएस है और मैं जबरदस्ती बैंक को बोल रहा हूं तो एएस लगा। ठीक है, लेट अस कंपेयर इट विद अ नॉर्मल एंटिटी। मैं एसी बेचता हूं, ठीक है, एसी बेचता हूं, मैं रेवेन्यू कमाता हूं, मेरे को कौन सा स्टैंडर्ड लगाना चाहिए रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए? वेरी नाइस। बैंक्स को कौन सा स्टैंडर्ड बोलोगे आप? 9 में है, इंटरेस्ट डिविडेंड वाला एक दिया हुआ है, बट कैन आई से दैट इज एन एक्सेप्शनली सिंपल कॉन्सेप्ट। इतना सिंपल है, मैं बता तो आपको, मेरे बोलने के पहले याद भी नहीं था कि 9 में इंटरेस्ट डिविडेंड का दिया हुआ है। एक दिया ऐसा एएस 9 में, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट और रॉयल्टी, ये चार होगा। इसका एक कॉमन टेक्निकल नाम मैं बोलूंगा तो शायद आपको याद आएगा, यूज बाय अदर्स ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेस, ऐसा कुछ था, नेवर माइंड, वो था एएस 9 में। तो ये इतू सा कॉन्सेप्ट जो 2 लाइन में एएस 9 में ही खत्म हो जाता है, इससे हम बैंकिंग इंडस्ट्री चलाए। सेम प्रॉब्लम इंड एस में भी है। इंड एस का जो रेवेन्यू स्टैंडर्ड है वो बैंक्स को सूटेबल नहीं है। बैंक्स के लिए एक इंड एस स्टैंडर्ड है जो हम इन्वेस्टमेंट टाइप के असेट्स के लिए लगाते हैं, उससे भी हम इंटरेस्ट इनकम वगैरह कमाते हैं, वो बैंक्स लगाने को फिलहाल राजी नहीं है। तो वो एक प्रॉब्लम चल रहा है। तो हमें कोई कार्विन का जरूरत नहीं पड़ेगा, डेटा प्रेजेंट है अपने पास, बट बैंक्स को अपना आरबीआई मेथड ऑफ इंटरेस्ट इनकम पे ऑब्वियसली प्रेफरेंस है, बहुत सालों से कर रहे हैं। बैंक के है, मतलब आई एक्चुअली सिंपैथाइज आल्सो, उनका अकाउंटिंग ड्रेस्टिकली चेंज हो जाएगा और एकदम। एंड बैंक्स आर नॉट ऑर्गेनाइजेशंस जिसके फाइनेंशियल्स के साथ आपको मार्केट में खेलना चाहिए, इकोनॉमी डिस्टेबिलाइज होता है। तो है, बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम्स है बैंक्स को इंड एस लगवाने पे। सेम इंश्योरेंस कंपनी का इनकम होता है प्रीमियम इनकम, जो वेरी इजी टू रिकॉर्ड है, पैसा मिलता रहता है प्रीमियम इनकम। उनका एक्सपेंस इज क्लेम्स का प्रोबेबिलिटी अब वो थोड़ा आपको पता है, इंश्योरेंस कंपनी अपने हिसाब से करते हैं। वो मराइन होता है तो 50, फायर होता है तो 50%, मराइन होता है 100, ये सब सुना होगा आप लोग ने। वो एक आपको इंटर सिलेबस से चला गया ना वो शायद, कंपनी को रेवेन्यू रिकॉग्निशन एप्लीकेबल ही नहीं था। हाँ बराबर। अब बाय द वे इंश्योरेंस के लिए इंड एस हैज डन अ गुड थिंग, नॉट इंड एस, आईएफआरएस। देयर इज अ आईएफआरएस 17 कॉल्ड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। वो तो उन्होंने इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बना दिया, उनको समझ गया ये कोई स्टैंडर्ड में नहीं बैठने वाला है। एनी हाउ, बट अभी भी अपने इंश्योरेंस कंपनीज आर नॉट कमिंग इनटू इंड एस। ठीक है, मतलब सर दे आर बेटर ऑफ इंड एस में ना आए तो
बेटर ऑफ का बात नहीं है, आई वुड से कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगा ड्रास्टिक चेंजेस के सामने। कोई भी मेथड ऐसा कुछ वन बेटर देन अदर तो नहीं है। सर बाहर की बैंक्स जो है वो क्या फॉलो करते हैं, मतलब IFRS बाहर की बैंक्स ना, आई कांट टेल यू विथ श्योरिटी, मैं आपको रीजन भी बताता हूँ बिकॉज आपको, अच्छा चलो आई आंसर इट लाइक दिस। ये मैंने टाइमलाइन बना के दिखा दिया, आपका टाइमलाइन बाय द वे खत्म हो गया। ये टाइमलाइन क्या लगता है आपको, कौन से इंड AS में लिखा होगा या कौन से IFRS में लिखा होगा? ये तो गवर्नमेंट ये तो अपने गवर्नमेंट का है ना, हम्म। बाकी कंट्रीज के गवर्नमेंट पे डिपेंड करते हैं वो किसको इंड AS अप्लाई करवाते हैं किसको नहीं। सो दैट इज नॉट समथिंग जो इंड AS या IFRS में लिखा हुआ है कि मैं आपको बता पाऊँ जनरली, बहुत कंट्री स्पेसिफिक है। इन इफेक्ट आप क्या करोगे, आप कंट्री का नाम लोगे तो मैं गूगल करके बताता हूँ, वैसी बात है वो, हर कंट्री का ऐसा एक टाइमलाइन खुद का रहेगा। You have to remember two things about Ind AS and IFRS. ये कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, these are standards which are there. आपको अप्लाई करना है तो आपके कोई कंपनीज एक्ट या आपके कोई कंट्री के लॉ को बोलना पड़ेगा। सेकेंडली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, Ind AS जो है ये अकाउंटिंग प्रिस्क्राइब करता है। हाउ डू आई पुट दिस? Ind AS does not influence your transaction. ट्रांजैक्शन आप लीगल करो इलीगल करो जैसे इच्छा करो, ट्रांजैक्शन बिजनेसमैन की मर्जी है। लॉ कैसा होता है, आपको तुम्हारा कंपनी ऑडिट हुआ है, आप ऑडिटर को बोल सकते हो कि ये सब काम मत करो, आप बोल सकते हो। कंपनी के साथ अगर आप ऑडिट का रिलेशन रखते हो तो आप, याद है आपको एक सेक्शन 144 एक कुछ, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू कैन नॉट डू फॉर द कंपनी, सर्विसेज नहीं दे सकते हो। सो कहना ही से यहाँ पे अ लॉ इज टेलिंग मी व्हाट ट्रांजैक्शन टू डू और नॉट टू डू। लॉ बता रहा है ना मेरे को कि तू ये कर सकता है ये नहीं कर सकता है। Ind AS ऐसा नहीं होता है। Ind AS आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं डालता है, Ind AS आपको सिचुएशंस का आंसर देगा। आप लीगली करो इलीगली करो, आप जो करना है करो, ट्रांजैक्शन बिजनेसमैन के या कंपनी के हाथ में ही रहेगा। Ind AS विल ओनली प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग। Ind AS पता है, मैं आपको बेटर में बोलता हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बैलेंस शीट PNL, बैलेंस शीट PNL में जो फिगर्स आ रहे हैं वो कैसे दिखेंगे वो Ind AS बताएगा। जो हो रहा है ट्रांजैक्शन वो आप ही करोगे। Ind AS एट बेस्ट कैन इन्फ्लुएंस हाउ इट विल बी प्रेजेंटेड। तो एक, क्योंकि है ना Ind AS करते करते एक फीलिंग आता है कि सर Ind AS में मना है ना, कुछ मना नहीं है, Ind AS हाँ ना नहीं बोलता है, ठीक है। एंड व्हेन आई से Ind AS आई मीन IFRS आल्सो। ओके, एक लास्ट चीज में लिखा था आप लोगों को, दिस इज अ स्लाइटली एक्स्ट्रा थिंग, नोट लिखा था मैं आपको। यू एक कॉमन चीज दिख रहा है आपको हर फेज में, डेट क्या लिखा है मैंने सब जगह, 1 अप्रैल। वाई एम आई नॉट राइटिंग, फॉर इंस्टेंस अभी ये कंपनी को पकड़ता हूँ मैं, फेज 2 में शुड आई नॉट हैव रिटन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17, लेस कंफ्यूजिंग ना, या फिर फाइनेंशियल ईयर 16-17। इज देयर अ स्पेसिफिक रीजन टू राइट 1 अप्रैल व्हाइल टेलिंग देम कि आपको Ind AS फॉलो करना है? क्योंकि वो एक बार एप्लीकेबल हो गया तो बाद में होने ही वाला है ना, तो ऐसा एक पीरियड क्यों मेंशन करना है? हाँ, तो मैं फ्रॉम लिख सकता हूँ ना, फ्रॉम दिस ईयर आप करो, बट मैं डेट कुछ एक बहुत स्पेसिफिक रीजन से लिख रहा हूँ। टर्नओवर सर, हाँ, टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का एप्लीकेबल है ना, टर्नओवर नहीं नेटवर्थ, हाँ, बट sorry, हाँ नहीं, बट क्या, बट स्टिल नहीं ना कुछ। ईयर एंड हो जाता है तो उधर ही अपने को फाइनल मिल जाता है ना, हाँ तुरंत अपने को पता चलता है कि अगले साल हाँ बराबर, अगले दिन से अप्लाई हाँ। करना है। तो नहीं, बट इज देयर एनी अदर, चलो ठीक है, एक तो है कि आपको पता है कि फर्स्ट डे से अप्लाई करना है, बट मैं बोल रहा हूँ कि कहना ही से गवर्नमेंट ने इस टाइमलाइन में ऐसा थोड़ा डिस्क्रीटली अपने ऊपर एनफोर्स किया है कि आपको फर्स्ट डे से ही स्पेसिफिकली Ind AS फॉलो करना है। इट अपीयर्स कि ऐसा वो लोग ने थोड़ा जानबूझ के डेट लिखा है रेदर देन इस साल से फॉलो करो। क्या हो सकता है वो रीजन? थोड़ा उन्होंने ऐसा शानापट्टी किया है यहाँ पे, वो लोग ने बोला है कि नहीं, आई एम नॉट सेइंग आप इस साल से फॉलो करो, मैं बोल रहा हूँ 1 अप्रैल 16 से फॉलो करो, ऐसा बोलना चाहता है गवर्नमेंट। क्यों? सर बीच में से करेंगे तो तकलीफ हो जाएगा। ऑब्वियसली आप बीच में से नहीं कर सकते हो। सेकंड एंड मैं आपको टेक्निकल रीजन बताता हूँ। देखो, कंसेप्चुअल रीजन होता ना तो Ind AS में लिख दिया होता। अगर गवर्नमेंट बोल रहा है मतलब गवर्नमेंट को कुछ लफड़ा होता हुआ दिख रहा है जो प्रिवेंट करना है उनको। ओके, एक कंपनी है, मैं ऐसा बताता हूँ कि फेज 2 का एक कंपनी है, वो 31 मार्च 17 का फाइनेंशियल्स Ind AS में बनाएगा। ओके, तो व्हाट वुड बी द प्रॉब्लम इफ आई राइट कि फॉलो Ind AS फॉर द ईयर 31 मार्च 17। तो मैं 31 मार्च 17 का बैलेंस शीट Ind AS में बनाया, मैं 1 अप्रैल 16 लिख रहा हूँ तो भी मैं 31 मार्च 17 का बैलेंस शीट Ind AS में बना रहा हूँ, मतलब कुछ गड़बड़ होता हुआ नहीं दिख रहा है। आई टेल यू गड़बड़ किधर होगा। व्हाट इफ आई एम अ लिस्टेड कंपनी एंड मेरे को 30th जून 16 का ही फाइनेंशियल से चालू करना है काम,
ये लिस्टेड एंटिटीज को ना क्वार्टरली फाइनेंशियल्स बनाना पड़ता है, ओके बराबर है। तो अब मैं एक लिस्टेड एंटिटी है, तो मेरे को अगर गवर्नमेंट ने बोला कि फॉर द ईयर 31 मार्च 17 तुम इंड एस लगाओ, मैं पहले 3 क्वार्टर पे लगाएगा ही नहीं, ये तो स्टूपिड हो गया ना, दैट वाज नॉट माय इंटेंशन। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया, नहीं भाई तू पहले दिन से इंड एस लगा, मतलब इस दिन के बाद तू जो फाइनेंशियल्स बनाएगा वो इंड एस में बनना चाहिए, नॉट नेसेसरीली जस्ट द एनुअल वन। समझा आपको लॉजिक? मैं लिखाता भी हूँ आपको ये। So you see throughout the timeline गवर्नमेंट ने day 1 लिखा है rather than the year. I think first lecture will serve enough proof of what is in store for you in final CA. How carefully we read each and everything. बराबर है, हर चीज के पीछे लॉजिक है, आपको भी पूछना अलाउड है। आप एक्चुअली मैं ऐसा आपको बताने की कोशिश करता हूँ, आप मेरे को जितना पूछोगे ना, यू विल गेट सरप्राइज्ड कि मैं आपको हर चीज का आंसर क्यों दे रहा हूँ, और डीपर 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 जो हर चीज का लॉजिक रहता है। मतलब एज अ लॉ मेकर और स्टैंडर्ड सेटर आप एक एंड और गलती से नहीं लिख सकते हो, एवरीथिंग हैज इम्प्लीकेशंस। आपको मतलब आप मेरे को पूछते जाओ उतना लॉजिक मिलेगा आपको हर चीज में, ठीक है। चलो नोट में लिखते हैं अपन, इंड एएस इज एप्लीकेबल। आई वुड ऑल्सो एंकरेज की डाउट आता है तो सप्रेस की जगह एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग स्टूपिड पूछ लो। वाई? बिकॉज दिस इज एन एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम जो स्टार्ट हो रहा है, कुछ भी आ सकता है आपको पूछने को, ठीक है। इंड एएस इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल, अरे फ्रॉम का क्या स्पेलिंग लिख रहा है मैं, फ्रॉम 1 अप्रैल एंड नॉट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च समथिंग, बराबर। दिस इज सिंस इंड एएस विल अप्लाई to every financial statements made in that year. Example, Q1, Q2, Q3 of that year also has to follow Ind AS, बराबर। Q1 समझ रहे ना? डन, योर टाइमलाइन पार्ट इज ओवर। अभी आपकी इच्छा पे पूछता हूँ मैं, देयर इज अ स्मॉल शेड्यूल 3 सुना है कंपनीज एक्ट का, वो एक लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, कवर करके जाना है आपको, झेल पाओगे? वी कैन डू इट टुमारो ऑल्सो, सेपरेट टॉपिक है, कोई रिलेशन नहीं है इसका। आई डोंट वांट टू बॉम्बार्ड यू ऑन योर डेमो लेक्चर डे, ऐसा आप आराम से, फर्स्ट लेक्चर है आपका, हैवी नहीं जाना चाहिए, उसके लिए पूछ रहे हैं। नहीं घुसने वाला है तो मैं नहीं पढ़ाएगा, मतलब आई बिलीव कि समझ रहे हैं तब पढ़ो आप लोग। डन फॉर द डे पब्लिक, ठीक है चलेगा, विल स्टॉप।